सोचिए, एक ऐसी कहानी सोने जवाहरात से भरे एक शहर की जो शायद सच हो। आज हम द्वारका के खोए हुए शहर के रहस्य की गहराइयों में उतर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक किंवदंती से। एक ऐसे शहर की कहानी जिसकी मिसाल दी जाती थी। मतलब प्राचीन ग्रंथों में इसे आर्किटेक्चर और दौलत का एक जीता जागता अजूबा बताया गया है। जरा सोचकर देखिए, 9 लाख आलीशान महल, और वो भी सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने हुए। आज के किसी भी मॉडर्न शहर से कहीं ज्यादा बड़ा। कमाल है। लेकिन कहानी का अंत बड़ा ही नाटकीय है। अचानक एक ही दिन में पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या ये शानदार शहर सच में था? तो ठीक है, चलिए अब इस किंवदंती की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कौन सा रहस्य है जिसे आज के आर्कियोलॉजिस्ट सुलझाने में लगे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने अपने लोगों को मथुरा से एक नई सुरक्षित जगह पर बसाने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मांगा। और यह शहर, जिसे बनाया था खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने, व्यापार और खुशहाली का एक बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहने वाला था। शहर की तकदीर पर दो बहुत बड़े श्राप लग चुके थे, जो इसके अंत की वजह बनने वाले थे। इन्हीं श्रापों का नतीजा था कि यादवों के बीच आपस में ही लड़ाई और अराजकता फैल गई, और ग्रंथों में जैसा लिखा था ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देह त्यागा, उसी पल समंदर ने उस शानदार शहर को वापस अपनी गोद में ले लिया। सदियों तक तो ये बस एक कहानी ही थी। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? 20वीं सदी में कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हुए जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सुराग हर जगह से आ रहे थे। मछुआरों की कहानियों से, जिन्होंने पानी के नीचे अजीब पत्थर के ढांचे देखे थे, हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलटों की रिपोर्ट से, जिन्हें समंदर के नीचे सीधी लकीरें दिखाई दी जैसे किसी शहर का नक्शा हो, और तो और एक पुरानी तांबे की प्लेट भी मिली जिसने इस कहानी को और पुख्ता कर दिया। बस यहीं से आर्कियोलॉजिस्ट की दिलचस्पी इसमें जाग गई। अब देखिए, ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये तो दशकों की मेहनत थी। शुरुआत हुई जमीन पर छोटी मोटी खुदाई से, और फिर धीरे धीरे बात पानी के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक पहुंच गई। हर कदम पर कुछ नया पता चल रहा था। और इस पूरी खोज के दिल में थे एक शख्स, डॉक्टर एस.आर. राव। उनका जो यकीन था ना, वही इस खोज को सारी मुश्किलों के बावजूद आगे लेकर गया। डॉक्टर एस.आर. राव एक बहुत ही सीनियर और माने हुए आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उनका नजरिया वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने पुराने धर्म ग्रंथों को सिर्फ कहानियों की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्हें ये एक तरह के ऐतिहासिक नक्शे लगे जो उन्हें एक असली खोई हुई जगह तक पहुंचा सकते थे। पर यह मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, एक तरफ तो वैज्ञानिक समुदाय ही शक कर रहा था, दूसरी तरफ पैसों की इतनी कमी थी कि क्या कहें, और तो और उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी, मतलब समुद्री पुरातत्व, एक बिल्कुल नया फील्ड था। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। उनकी टीम को जो मिला वो ठोस सबूत था। एक बहुत बड़ी शहर की दीवार, पत्थर के लंगर जो बताते थे कि वहां एक बहुत व्यस्त बंदरगाह था, और पुराने मिट्टी के बर्तन। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं, पानी के नीचे वाकई एक बसा बसाया बड़ा शहर मौजूद था। तो अब हम आते हैं 21st सेंचुरी में। इस वक्त खोज एक नए हाईटेक दौर में दाखिल हुई, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ शहर के होने की बात पक्की की, बल्कि इसके डूबने की एक वैज्ञानिक वजह भी सामने रखी। ये कोई एक टीम का काम नहीं था। इसमें सब लोग साथ आए, आर्कियोलॉजिस्ट, नेवी के डाइवर्स, ओशनोग्राफर्स, मतलब एक बहुत बड़ा जॉइंट एफर्ट था। और एडवांस सोनार की मदद से उन्होंने समंदर की सतह का चप्पा चप्पा छान मारा, ताकि नीचे छिपे राज सामने आ सके। और जो नतीजे आए वो तो हैरान करने वाले थे। पानी के नीचे से मिली चीजों की जब कार्बन डेटिंग हुई, जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा भी था, तो पता चला कि कुछ चीजें तो 9,000 साल पुरानी थीं। मतलब ये तो मशहूर हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुरानी बात है। और यहीं पर आकर विज्ञान और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से मिलती हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा होगा,
और मजे की बात यह है कि ये थ्योरी पौराणिक कथाओं में बताए गए टाइमलाइन से बिल्कुल मेल खाती है। मतलब एक सदियों पुरानी कहानी को एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल गया। तो सबसे अहम बात पता है क्या है? मॉडर्न जियोलॉजी भी इस बात को मानती है कि वो जगह पहले जमीन थी जिसे बाद में समंदर ने डुबो दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाभारत में लिखा है। ये बात मिथक और हकीकत के बीच की लकीर को और भी धुंधला कर देती है। तो दशकों की ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ खंडहर खोजने की कहानी नहीं है। ये आस्था, विज्ञान और एक देश की पहचान के एक साथ आने की कहानी है। एक खोई हुई विरासत जो फिर से सामने आ रही है। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उस जगह पर जाकर डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की, तो ये सिर्फ एक सांकेतिक काम नहीं था। ये इस बात का प्रतीक था कि अब पूरा देश द्वारिका को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपनी विरासत का एक जीता जागता असली हिस्सा मान रहा है। तो आज की तारीख में द्वारका के दो रूप हैं। एक है गोमती द्वारका, जो जमीन पर है, एक जीता जागता तीर्थ शहर, और दूसरा है बेट द्वारका, जो समंदर के नीचे है, एक वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका खोया हुआ शहर। और ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। द्वारका की ये पूरी खोज हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि आस्था और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। कभी-कभी ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते भी हो सकते हैं। ये दिखाते हैं कि इतिहास और विश्वास साथ-साथ चल सकते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारिका जैसा शानदार शहर सच था, तो सोचिए हमारी पुरानी कहानियों और किंवदंतियों में और कौन-कौन से अविश्वसनीय सच छिपे होंगे, जो बस इस इंतजार में हैं कि विज्ञान उन तक पहुंचे और उन्हें दुनिया के सामने लाए।